जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो ग्रंथि है उसको देखने वाले हैं। ग्रंथियों में जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, आज हम उनके बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ग्रंथि सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो ग्रंथि है वो क्या होती है, या ग्लैंड। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। हमारे शरीर में जो थैलीनुमा संरचना होती है उसमें कुछ द्रव या पदार्थ भरा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। इनसे कुछ कुछ निकलता रहता है, या तो एंजाइम निकलेगा या हार्मोन निकलेगा। तो ग्रंथियां या तो एंजाइम का स्राव करती हैं या हार्मोन का स्राव करती हैं। इसी आधार पे हम समझेंगे कि जो एंजाइम का स्राव करती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो हार्मोन का स्राव करती हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए, एंजाइम में सबसे खास बात क्या है कि इसको हमें खून से बचाना होता है। इसको क्या करना होता है? ब्लड से बचाना होता है। ये ब्लड में मिल गया तो ये अपना काम करना बंद कर देगा। इसको हमें ब्लड से बचाना है। बहुत आसानी से समझोगे आप ग्रंथियों के बारे में, पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। इसको हमें ब्लड से बचाना है। और ये क्या होता है? ये हार्मोन जो होता है ये ब्लड में मिलता है तभी वह काम करता है। तो इसको हमें ब्लड से बचाना है, तो इसके लिए हमें अलग से नलिका की ज़रूरत होगी। नलिका की ज़रूरत होगी, डक्ट की। नलिका या डक्ट की ज़रूरत होती है। उसी से ये एंजाइम का स्राव करेंगी। आपने पाचन चैप्टर में बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। तो वो ग्रंथियाँ जो एंजाइम का स्राव करती हैं और जिन्हें एक नलिका की ज़रूरत होती है, द्रव का स्राव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नलिका की। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बहिस्रावी का मतलब शरीर के बाहर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको एंजाइम के स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक नलिका की आवश्यकता होती है। इसी को हम डक्ट ग्लैंड भी इनको बोलते हैं, क्योंकि इनको डक्ट की आवश्यकता है, इसीलिए इनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। जबकि अंतःस्रावी में क्या होता है? अब ये जब ब्लड में मिलेगा तभी हार्मोन वर्क करेगा। तो ब्लड के लिए तो पहले से ही नलिकाएं बनी होती हैं, तो ये जा करके ब्लड में मिल जाता है हार्मोन। तो इसके लिए हमें जो डक्ट होती है, नलिका, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप समझ गए कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं। इनमें अंतर क्या है? जो मुख्य अंतर है वो डक्ट का अंतर होता है। डक्ट क्यों? क्योंकि एंजाइम होता है ये ब्लड से, इसको हमें बचाना होता है, क्योंकि ये ब्लड में मिल गया तो ये काम नहीं करेगा। तो ब्लड से बचाने के लिए, इसके लिए हमें नलिकाएं बिछानी होती हैं शरीर में पूरे में, तभी ये उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से इसका स्राव होगा। तो आप बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझे। इधर आपने अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो किसका स्राव करती हैं? हार्मोन का। आज हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं हमारे शरीर में, इसको जानना जरूरी है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो पाचक एंजाइम बनते थे जिनसे, आपने पाचन चैप्टर में पढ़ा था, पाचक एंजाइम जो बनाती थी वो क्या थी? बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण थे, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं मिला होता था। एग्जाम्पल के लिए, जो जठर ग्रंथि थी, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि क्या बनाती थी? जठर रस। जठर ग्रंथि से जठर रस बनता था। जठर रस में क्या होता था? रेनिन होता था और पेप्सिन होता था। इसको हम पाचन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार इसको हम बता दें कि कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। रेनिन क्या करता था? ये दूध को दही में बदलता था। पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता था। तो इसमें आपने एक जठर ग्रंथि पढ़ी थी। दूसरी आपने पैनक्रियाज को पढ़ा था, अग्न्याशय। अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज। देखिए, इससे क्या होता था? इससे तीन एंजाइम निकलते थे। आपने याद किया था अल्टकी के साथ, ALT। एमाइलेज,
एमाइलेज, इनको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, यहाँ रिवीजन कर लें आप एक बार इसको। एमाइलेज, L4 लाइपेज, T4 ट्रिप्सिन। तो आपने यहाँ जठर ग्रंथियां हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अग्न्यास है, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, और पाचक एंजाइम कौन छोड़ रहा था? ALT, से याद रखना। लीवर में पित्त का निर्माण हो रहा था, और ये पित्त कहाँ पर आके जमा हो रहा था? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। तो जो पित्त था ये एंजाइम न होते हुए भी क्या करता था? पाचन का कार्य करता था। जो पित्ताशय है उसको हम किस में काउंट करेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि में। और तो आपने पढ़ा था छोटी आंत के बारे में, जो छोटी आंत है उसके बारे में देखा था। छोटी आंत से बहुत सारे एंजाइम निकलते थे, इरिप्सिन है, माल्टेज, सुक्रेज, यानी बहुत सारे। इनको हम क्या बोलते थे? सक्कस इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस बोलते थे, जो छोटी आंत से जो एंजाइम निकलते थे। तो ये सारी की सारी जो आपने ग्रंथियां देखी ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है? इसमें आपने जो पाचक रस बनाती थी, पाचक एंजाइम जो रिलीज करती थी, वो क्या किसके उदाहरण है? तो बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। सेकेंड आपने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी थी? तो लार ग्रंथियों की संख्या जो थी ये 3 जोड़ी थी। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां थी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इसको भी आप पढ़ चुके हो। पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि थी। आप देख रहे हो यहाँ से ये इस तरीके से ये डक्ट निकली हुई हैं। ये देखो, ये डक्ट हैं, इन्हीं के द्वारा जो एंजाइम निकलते थे यहाँ से, उनको भी आपने देखा था। ये कौन कौन से एंजाइम बनाती थी? 3 ग्रंथियां जो हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के, एक्सोक्राइन। इनसे जो एंजाइम स्रावित होता था उनको क्या बोलते थे हम? देखिए, लाइसोजाम का स्राव करती थी, लाइसोजाम, टॉयलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन। 4 आपको एंजाइम पढ़ाए थे। ये 4 के 4 कहाँ से बनते थे? जो लार ग्रंथियां हैं वो इनका स्राव करती थी। लाइसोजाम, टॉयलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन। लाइसोजाम, टॉयलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन, इनको आपने पाचन चैप्टर में याद किया था। बाकी यहाँ आपने क्या देखा? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड के। जो लार ग्रंथियां है ये किसके एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के। आपके शरीर से जो पसीना बनता है, पसीना, तो वो किसके द्वारा बनता है? वो स्वेट ग्लैंड के द्वारा बनता है, स्वेट ग्लैंड, या इनको बोलते हैं श्वेत ग्रंथियां। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल ही है। पसीना जो बनता है आपके शरीर में, ये किससे बाहर आता है? जो डक्ट नलिकाएं होती हैं उसके द्वारा आपके शरीर के ये बाहर आता है। पसीना बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनको हम बोलते हैं श्वेत ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां। एंड जो आपने जो आपकी नाक के ऊपर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको हम सीबम बोलते हैं, सीबम, सीबम। तो ये सीबम कौन बनाता है भाई? तो सीबम जो है ये सेबेकस ग्रंथि बनाती है, सेबेकस, सेबेकस ग्रंथि। ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो आपने पाचक रस बनाने वाली ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। लार ग्रंथियां ये 3 जोड़ी थी इनकी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पसीना बनाने स्वेट ग्लैंड्स या श्वेत ग्रंथियां हैं। सीबम, सेबेकस ग्रंथि, ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेबेकस ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। उसके बाद आप आंसू, आंसू जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? आंसू। तो आंसू जो ग्रंथि बनाती है वो है लैक्रिमल ग्लैंड। ये आपको दी गई है लैक्रिमल ग्लैंड। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन, लैक्रिमल ग्लैंड। देखिए, लैक्रिमल ग्लैंड से आपके आंसू बनते हैं और यहाँ आकर के क्या होते हैं? इसमें आकर के जमा हो जाते हैं। जब ये ओवरफ्लो होते हैं, बहुत तेजी से व्यक्ति रोता है, तो ये कुछ आंसू क्या होते हैं? ये
ये जो डक्ट दी गई होती है ये डक्ट है, इसके द्वारा कहाँ से, नाक से निकलते हैं। तो जब आप बहुत तेज रोते हैं तो उस समय नाक से भी पतला सा पदार्थ निकलता है, तो वो क्या होता है, वो आंसू ही होते हैं। ये जो डक्ट दी गई है इसका नाम क्या होता है, नेसो लैक्रिमल डक्ट होता है। नाक से नेसो लैक्रिमल डक्ट, नेसो लैक्रिमल डक्ट होता है। तो इसमें भी आपको डक्ट दी गई है। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाती हैं, आंसू। लैक्रिमल ग्लैंड आंसुओं, एंड आंसुओं के बाद आपकी आंखों में कीचड़ भी आता है, यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है इस कोने पे आकर के। तो ये कीचड़ कौन सी ग्रंथियां निर्माण करती हैं, तो कीचड़ को निर्माण करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं मीमोबियम ग्लैंड। मीमोबियम ग्लैंड है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। मीमोबियम ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ये आपको ये दिख रही हैं ये अंदर से भी ये ये किसका एग्जाम्पल है, मीबोमियम ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है बहिस्रावी ग्रंथियों का। तो आंखों में कीचड़ मीबोमियम ग्लैंड, आंखों में आंसू लैक्रिमल ग्लैंड, आंखों में आंसू लैक्रिमल ग्लैंड, आंखों में कीचड़ मोबिमियम ग्लैंड। कान में आपके मोम जमा हो जाता है, तो ये मोम कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो मोम बनाती है ग्रंथि वो इस तरीके से मोम, ये जो ग्लैंड होती है ये ईयर कैनाल है, इसके नीचे पाई जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेरोमीन ग्लैंड, सेरोमीन ग्लैंड, सेरोमीन ग्लैंड, सेरोमीनियस, ये देखो लिखा हुआ है सेरोमीनस ग्लैंड। तो ये जो सेरोमीन ग्लैंड है ये किसका निर्माण करती है, कान में मोम का निर्माण करती है। यहाँ आकर के क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है सेरोमीन। तो सेरोमीन ग्लैंड किसका निर्माण करती है, सेरोमीन का। ये बहुत सारी होती हैं इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, सेरोमीनस ग्लैंड्स। तो ये मोम का निर्माण करती हैं। मोम जो होता है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि जानवरों के जो कान होते हैं उनमें जो मोम होती है वो कौआ या बहुत सारे पक्षी वगैरह आकर के निकाल ले जाते हैं, उसको खा जाते हैं। इस तरीके से अब तक आपने किसके बारे में जाना, जो पाचक ग्रंथि थी, पाचक रस जो निकालती थी ग्रंथियां, वो किसका एग्जाम्पल थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। उसके बाद आपने देखा लार ग्रंथियों के बारे में, जो लार ग्रंथि थी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। उसके बाद आपने देखा जो पसीना निकालने वाली ग्रंथि थी, स्वेट ग्लैंड। उसके बाद आपने जो सीबम बनता था, जैसे नाक के ऊपर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। तो सीबम कौन बनाता था, सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। उसके बाद जो आंखों में कीचड़ आता था वो किसके कारण आता था, मोबीमियम ग्लैंड के कारण, मोबीमियम ग्लैंड। आंखों का कीचड़ कौन बनाती थी, मोबीमियम ग्लैंड। एंड नेक्स्ट, आंखों में जो आंसू आते थे वो लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। और जो कान में जो मोम बनता है ये कौन सी ग्रंथि के कारण, तो वो सेरोमीन ग्लैंड के कारण। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। इनको हमने आपको डिटेल में बताया। इसके बाद आपको लीवर भी पढ़ना है। लीवर भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि यह पित्त का निर्माण करता था। देखिए ये आपका लीवर है, ये जो आपको इमेज दी गई है ये किसकी इमेज दी गई है, आपके लीवर की इमेज है। लीवर या यकृत बोलते हैं इसको, यकृत, उर्दू में इसको जिगर बोलते हैं, जिगर। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। जब हम आपको पाचन चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लीवर से कुछ कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये जो जितनी भी शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे वो बहिस्रावी ग्रंथि हो, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लीवर ही होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, चाहे वो अंतःस्रावी हो चाहे वो बहिस्रावी हो। उसके बाद आपको मैंने कोशिका चैप्टर में पढ़ाया था, सारा कुछ यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएगा कि जो लीवर होता है इसकी कोशिकाओं में जो पुनर्निर्माण होता है वो बहुत तेजी से हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है,
कि लीवर में चोट लग जाए या कोई भी दिक्कत हो जाती है वो अपने स्वतः ठीक हो जाती है। तो ये कोशिका विभाजन जो है सबसे तेजी से कहाँ होता था? लीवर में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिससे ये आसानी से पुनर्निर्माण हो जाता है इसका। कोई चीज़ यदि गड़बड़ होती है, खराब हो जाती है, तो या इसको यहाँ क्या लिख लो? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। नेक्स्ट इससे क्या याद रखना है? लीवर जो है ये हेपरिन का निर्माण करता है। हेपरिन, हेपरिन क्या करता है? ये खून को थक्का बनने से रोकता है। हेपरिन का क्या काम होता है? खून को थक्का बनने से रोकता है। ब्लड चैप्टर में आपको हेपरिन के बारे में और डिटेल में बताएंगे, लेकिन हेपरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। साथ ही जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये खून का थक्का बनाने में सहायक होती थी। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? यकृत में भी होता है। इसको जो ब्लड क्लॉटिंग है वहाँ आपको इसको और डिटेल में बताएंगे, इसका क्या काम है, फाइब्रिनोजन का क्या काम है, पेरिन का क्या काम है, सारे कुछ। यकृत है या ये बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। बिलिरुबिन का, बिलिरुबिन क्या करता है? देखिए, जो पोटी का जो कलर येलो होता है वो किस कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण ही होता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये उसको हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं, पीलिया या जॉन्डिस। जॉन्डिस रोग हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है या पीलिया हो जाता है। इसका और क्या काम है? एक बार इसको इरेज करते हैं और इसके क्या काम है वो देखते हैं। ये अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है। यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर। लीवर जो है इसमें क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन डी जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनका क्या होता है? स्टोर होता है। या वसा का निर्माण भी करता है लीवर, वसा का निर्माण। जब ये वसा का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं हम लोग। और वही ये जो फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वो आपके जो तौंद है उसमें आकर के जमा हो जाता है पेट के ऊपर, तो आपकी जो चर्बी है वो बढ़ जाती है। लीवर में एक विशेष प्रकार के सेल भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय करते हैं। जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करता है लीवर। निष्क्रिय, जहरीले पदार्थों को कौन निष्क्रिय करता है? लीवर कर देता है। थोड़ा मोड़ा जहर हो या कीटाणु है, जीवाणु है, इन सबको क्या होता है? लीवर मार देता है कोफल सेल की मदद से। जो पित्त है, बिलिरुबिन आपको मैंने बताया था, एक तो बिलिरुबिन बताया, वो क्या करता था? बिलिरुबिन की मात्रा जब शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। पित्त का हरा रंग बिलिवर्डिन के कारण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी थी? लीवर में। यहाँ जो भी लीवर के आपको मैंने काम बताए सारे आपको रटे हुए होने चाहिए, और बाकी एक दो क्वेश्चन जब आप बनाओगे उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसी के बारे में आपको मैंने बताया, ये लीवर के बारे में। ये क्या है? पित्ताशय है, गाल ब्लैडर, ये पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है, अग्नाशय। इस तरीके से आज के इस वीडियो में जो भी बहिस्रावी ग्रंथियां थीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड थीं, उनके बारे में आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दी। बाकी एक ग्लैंड और आपको याद रखनी है, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड ये दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जो क्या, इनके माध्यम से क्या होता है? जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनमें दुग्ध का स्राव होता है। ये भी बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है, मेमरी ग्लैंड। आज के इस वीडियो मैंने आपको जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थी उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता था? एंजाइम निकलते थे।
एंजाइम को आप पाचन में पढ़ चुके थे और बहुत सारे एंजाइम के बारे में आज भी बताया आपको। इनको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।